संडे वाली क्लास के बाद बच्चे दिखना ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारी मेरे बाद वाली क्लास भी मर्ज में चली थी क्या? मेरे बाद वाली क्लास भी मर्ज में चली थी क्या तुम्हारी? तुम्हारी ऑडिट की क्लास भी मर्ज में आ गई, मेरे सुनने में आ रहा है। मतलब आइडिया मेरा था और मुझे ही नहीं मिला और सबको मिल गया। क्या हो गया? मेरी नहीं, एफएम की। ना 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 ना, तो मेरे तो बराबर चल रहे हो तुम लोग। तुम्हारे बाल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। पार्टी एक ही होगी? क्यों होगी अलग अलग? तुम लोग जब मर्जर में आओगे। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल। ओके साक्षी। और किस किस का सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं? हो गया। अच्छा हाँ, उस जगह तो दिलीप सर ने क्लास ले ली मर्ज में। शेड्यूल नहीं आया क्या तुम्हारे पास अभी तक? आ जाएगा। बस मुझे ही नहीं मिल रहा और सबको मिल रहा है। कोई 10 दिन का नहीं बचा, इतना सारा सिलेबस पड़ा है। कौन पढ़ाता है टेक्स्ट? आराम से मैं भी करा रही, भगा थोड़ी रही हूँ। इसे कहते हैं स्पीड। ये स्पीड मैं लाना चाहती हूँ। ये स्पीड मैं भी लाना चाहती हूँ। आ तो नहीं रही ना, ये चल क्यों नहीं रहा? ऐसे कैसे नहीं चलेगा? तुम्हारे माउस नहीं चलता? क्या कह रहे हो? क्या कर सकते हैं, अब आता है तो। ले चल गया उसने, मैंने सीखा था भैया से ये क्या प्रॉब्लम आती है। अरे वो मैंने सेटिंग्स चेंज करी है वहां जाके। पढ़ लो पढ़ लो अब। फ्लो चार्ट जब तुम्हारी कंबाइन क्लास लगेगी तब कराऊंगी एक साथ। हर्ष चुप। वैसे भूख लगी हुई है तो दिमाग मत खा मेरा। चुपचाप से पढ़ाई कर लो, इट्स ऑलरेडी 6:20।
कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ सीबीएस। हम लोग सीबीएस के कंपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब सीबीएस किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सीबीएस में हम लोग बहुत सारे सर्वर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सर्वर हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा सर्वर है आपका? डेटाबेस सर्वर। कौन सा सबसे पहला सर्वर आपका? डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्या होता है बेसिकली? बताओ डेटाबेस क्या होता है? जहां पे सारा डेटा क्या करते हैं? स्टोर। तो डेटाबेस सर्वर कौन सा सर्वर होता है? जहां पे जो कंटेन करता है एंटायर डेटा ऑफ द बैंक। तो डेटाबेस सर्वर कौन सा सर्वर हुआ जो क्या कंटेन करता है? एंटायर डेटा ऑफ द बैंक। उसको कौन सा सर्वर बोलते हैं? डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। क्लियर है बात? अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर, एक बात बताओ, हम लोग ना अभी तक एक बात पढ़े थी हमने, 3 टियर आर्किटेक्चर। क्या पढ़ा था हमने? एक 3 टियर आर्किटेक्चर। जिस 3 टियर आर्किटेक्चर में हमने ये देखा था कि यूजर प्रेजेंटेशन अलग होगा, एप्लीकेशन अलग होगा, डेटाबेस अलग होगा। मतलब एप्लीकेशन का भी होल सोल अलग से लेवल होगा। यहाँ पे भी यही है। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया एचडीएफसी की 18,000 से प्लस ब्रांचेस हैं। तो क्या 18,000 से प्लस ब्रांचेस में कभी भी डाउन टाइम ना आए? क्या इसलिए ये चीज पॉसिबल है कि क्लाउड के अंदर या सर्वर में मैं एक एप्लीकेशन अपलोड कर दूं और सब वहां से उसी एप्लीकेशन को यूज से काम पूरा कर ले? क्योंकि यहाँ पे 2 टियर आर्किटेक्चर से ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे एप्लीकेशन का ही एक अलग से क्या बनाना पड़ेगा? सर्वर। इस सर्वर पर एप्लीकेशंस के अलावा कुछ नहीं है ताकि ये लोड को ढंग से हैंडल कर सके। अगर नॉर्मल सर्वर जहां पे डेटा भी स्टोर हो रहा था और एप्लीकेशन भी अगर मैं वहीं रख देती तो ये इतना लोड बैलेंस, कि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है। 18,000 से ज्यादा ब्रांचेस है। सोचो कितने फिर एम्प्लॉय इसको एनी टाइम क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई कस्टमर ए है, अगर कोई कस्टमर ए है और ये कस्टमर ए किसी रैंडम बैंक में जाकर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, अब अगर ये दूसरी ब्रांच में जाकर भी काम करवाएगा तब भी काम सेम तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रांचेस क्या चीज यूज कर रहे हैं? सेम एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू काम हो रहा है। अगर मैं एचडीएफसी की पुणे वाली ब्रांच में गई, उसको मैंने अपना अकाउंट नंबर बताया तो उसने भी इसी एप्लीकेशन में लॉगिन करके काम किया। फिर अगर मैं दिल्ली वाले ब्रांच में गई तो उसने भी उसमें लॉगिन करके काम परफॉर्म किया। तो एप्लीकेशन कॉमन होने की वजह से कोई भी कहीं से भी काम परफॉर्म करवा सकता है। और ये एप्लीकेशन सर्वर लास्ट में सारा डेटा किसको भेजेगा? डेटाबेस सर्वर को। क्लियर है बात? तो डायरेक्टली इसलिए ना कि फिर लोड की वजह से लोड हो जाएगा ज्यादा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या लिखा है? ऑल द ट्रांजेक्शंस जो कस्टमर की होती है वो डेटाबेस सर्वर से प्रोसेस होती है। एप्लीकेशन सर्वर परफॉर्म करता है नेसेसरी ऑपरेशंस और ये सर्वर अपडेट करता है अकाउंट ऑफ कस्टमर ए। ऐसे नाम लिखा हुआ है कस्टमर ए, कहाँ पे? डेटाबेस सर्वर के अंदर। ये कस्टमर कुछ और ऑपरेशंस किसी ब्रांच वाई से भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ब्रांच वाई भी उसको सेम उसी एप्लीकेशन से क्या करेगी? प्रोसेस करेगी और डेटा को ट्रांसमिट करेगी। कहाँ पर? डेटा सेंटर पे। इसका मतलब कस्टमर काम कहीं से भी करवाए, चाहे ब्रांच वाई से करवाए या पहले वाली किसी ब्रांच से करवाए, दोनों केसेस में डेटा कहाँ पे जाके अपडेट होगा? लास्ट में डेटाबेस सर्वर। क्लियर है? अब अपने पास अगला नाम किसका आ गया? एटीएम सर्वर। एटीएम चैनल सर्वर बोल लो या फिर एटीएम स्विच बोल लो, मतलब दोनों का एक है। अब देखो ये है मेरा डेटाबेस सर्वर और ये कौन है? एटीएम सर्वर कहो या एटीएम स्विच कहो, एक ही बात है। वैसे तो एटीएम सर्वर किसके लिए काम करता होगा? एटीएम के लिए। अब एक बात बताओ, जिस कस्टमर के पास में एटीएम ही नहीं है, क्या एटीएम सर्वर में उस कस्टमर का डेटा स्टोर करने का मतलब बनता है क्या?
क्योंकि वो तो कभी आके इसको यूज करेगा ही नहीं। इसलिए एटीएम सर्वर स्टोर करता है डेटा किसका? ऑफ एटीएम होल्डर्स। खाली किसका डेटा होता है यहाँ पर? एटीएम होल्डर्स का डेटा होता है। क्लियर? अब होता क्या है, कभी कभी ये बैंक का जो डेटाबेस सर्वर है ना, ये नॉट फंक्शनिंग होता है। क्या होता है? कभी कभी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। रीजन कुछ भी हो सकता है। एक रीजन हो सकता है एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे ट्रांजेक्शन कितने बजे के बाद होते थे हर्ष? 3:30-4 बजे के बाद जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो एंड ऑफ द डे है, क्योंकि हमने कहा था कि इस टाइम के बाद कस्टमर रिलेटेड कोई भी काम आप अपलोड फ्रॉड को रोकने के लिए किया था। इस टाइम के बाद में कैश डिपॉजिट विड्रॉल कुछ भी करना है, या तो सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन पे जाओ या एटीएम पे जाओ और वहां से जाके आप अपना काम परफॉर्म करो। या फिर अगर कुछ केसेस में अदर रीजंस भी हो सकते हैं, और वो अदर रीजंस में एक रीजन आपका हो सकता है, क्या पता आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या हो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि तुम बैंक गए हो और बैंक वालों ने बोला सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, सुना है कभी? तो उस काम पर भी डेटाबेस सर्वर काम परफॉर्म, पर एटीएम काम करने बंद थोड़ी हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब डेटाबेस सर्वर नॉट फंक्शनिंग, या तो ईओडी की वजह से या तो आपका अदर रीजन जैसे कि अपडेशन की वजह से, ये ना सारा का सारा डेटा क्या करता है? सेंड कर देता है। डेटा के अंदर क्या आएगा? कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा? एटीएम सर्वर को। ये जो डेटा सेंड होगा, ये डेटा एक फाइल के अंदर सेंड होगा, जिस फाइल का नाम क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस फाइल। क्या है इसका नाम? पॉजिटिव बैलेंस फाइल। हमने क्या बोला? जिस फाइल में ये डेटा ट्रांसफर होगा उस फाइल का नाम क्या है? पॉजिटिव बैलेंस फाइल। अब वो कस्टमर जिसके पास में एटीएम कार्ड नहीं है, वो भी अपना काम परफॉर्म इसके थ्रू कर पाएगा। कभी तुमने सुना कि एटीएम पे जाकर तुम बिना कार्ड के भी कैश ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ या ना? हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि डेटाबेस सर्वर से डेटा इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया है। अब क्या होगा? एटीएम सर्वर ये सारा का सारा डेटा किसको वापस कर देगा? सारा का सारा डेटा बाद में जाकर अपडेट हो जाएगा कहां पर? टू डेटाबेस सर्वर। फिर से बात को सुनो। एटीएम सर्वर वैसे तो डेटा खाली किसका स्टोर करता था? एटीएम होल्डर्स का। लेकिन जब आपका डेटाबेस सर्वर इज नॉट फंक्शनिंग, या तो ईओडी की वजह से, अदर रीजंस की वजह से, तो वो क्या करेगा? सारा का सारा डेटा किसको ट्रांसफर कर देगा? एटीएम सर्वर पे। जिस फाइल में डेटा ट्रांसफर होगा उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बैलेंस फाइल बोलते हैं। क्लियर है? ये पॉजिटिव बैलेंस फाइल से एटीएम सर्वर के पास में कस्टमर के इंफॉर्मेशन और कस्टमर का डेटा आ गया। अब हर कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो इसको पता है, क्योंकि एटीएम पे या तो पैसा डिपॉजिट होगा या विड्रॉ होगा, ट्रांसफर होगा। इसलिए इसके पास में इतने इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। जब एटीएम सर्वर से ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो ट्रांजेक्शन्स लास्ट में जाके कहाँ पे अपडेट हो जाएंगी? डेटाबेस सर्वर पे अपडेट हो जाएंगी। क्लियर है बात? हाँ, एटीएम में पैसे होते हैं ना, सर्वर ने डेटा पहले ही भेज दिया, बाद में काम करना बंद हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो हमारे पास में बुक में क्या लिखा हुआ है। किसी को कुछ लिखना था? फोटो क्लिक करनी थी क्या इसके? तुम्हारी कब खत्म हो रही है एफएम की क्लास? थ्योरी की बची है क्या? थ्योरी हो गई? हो गया?
एटीएम के क्या लिखा हुआ है, एटीएम चैनल सर्वर। ये सर्वर कंटेन करता है डिटेल ऑफ एटीएम अकाउंट होल्डर्स। सून आफ्टर द फैसिलिटी ऑफ एटीएम इज क्रिएटेड बाय द बैंक, डिटेल ऑफ सच कस्टमर को लोड कर दिया गया था एटीएम सर्वर पर। जब आपका सेंट्रल डेटाबेस सर्वर बिजी है, किसकी वजह से, ईओडी की वजह से या फिर अदर रीजंस की वजह से। अदर रीजंस में क्या रीजन हो सकता है, जब सिस्टम क्या हो रहे हैं, अपडेट। तो एक फाइल जो कंटेन करता था अकाउंट बैलेंस ऑफ कस्टमर इज सेंट टू एटीएम स्विच। सच फाइल इज नोन एज पॉजिटिव बैलेंस फाइल। ये इंश्योर करता है खाली एटीएम के ऑपरेशंस ही कंटिन्यू नहीं रहेंगे, बल्कि कंफर्म करता है कि सेंट्रल डेटाबेस भी आपका क्या रहेगा, साथ साथ अपडेट रहेगा, क्योंकि सारा का सारा डेटा लास्ट में कहां अपडेट होगा, सेंट्रल डेटाबेस पे। क्लियर है बात, पक्का? मार्क हो गया था सबका? अब देखो अगली बात क्या लिख के दे रखी है। हमारे पास दो वर्ड्स है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर और एक है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। कौन से दो वर्ड्स लिख के दिए हैं, एक वर्ड लिख के दिया है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर और एक है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर ऑथेंटिकेट करता है। एक बार इतनी सी बात को ध्यान रखना। और इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, चैनल मतलब माध्यम जिसके थ्रू कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अगर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो तो इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चलता नहीं है क्या? इसमें कीबोर्ड नहीं आता? उसमें भी नहीं आ रहा? अच्छा अब सुनो, फिर ऐसे सुन लो। अब होता क्या, मानो ये तुम्हारा HDFC का नेट बैंकिंग का वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कस्टमर आईडी डाली, यहाँ तुमसे क्या पूछा गया, पासवर्ड डाला। ये है तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, एक चैनल जहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से क्या हो रखे हैं, स्टोर हो रखे हैं, जिसके थ्रू तुम लोग क्या करोगे, लॉगिन करोगे। अब है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर का काम है ऑथेंटिकेट करना। क्या है एप्लीकेशन सर्वर का काम, ऑथेंटिकेट करना। ये एप्लीकेशन सर्वर ये चीज को ऑथेंटिकेट करेगा कि जो आईडी और जो पासवर्ड तुमने डाला है वो सही है या नहीं। कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, ये ऑथेंटिकेट इस तरीके से करेगा, कस्टमर ने जो डेटा यहाँ पे एंटर किया है वो उसको कंपेयर करेगा उस डेटा के साथ में जो डेटा IBCS में ऑलरेडी क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है। बात को ध्यान से फिर से सुनो, IBCS इस वेब पेज को बोला है, ठीक है, जिस पर तुम आईडी पासवर्ड लिखते हो। इस वेब पेज पे सबके आईडी पासवर्ड पहले से ही क्या कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं। जब तुम यहाँ पे लॉगिन करते हो तो वो ऑथेंटिकेट का सर्कल घूमता है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरिफिकेशन का काम करता है इंटरनेट बैंकिंग ऑथेंटिकेशन सर्वर। कौन करता है इसका काम, इंटरनेट बैंकिंग ऑथेंटिकेशन सर्वर। इंटरनेट बैंकिंग ऑथेंटिकेशन सर्वर इस चीज को चेक करता है कि जो डेटा तुमने एंटर किया है वो सही है या नहीं। कैसे चेक करेगा, जो डेटा आपने उसमें स्टोर किया है उसको कंपेयर करता है कौन से डेटा के साथ में, जो डेटा IBCS में पहले से ही क्या हो रखा है, स्टोर हो रखा है। बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। जैसे एटीएम सर्वर पे डिटेल है एटीएम होल्डर्स की। हाँ, मैं नहीं खाती कचौड़ी। अरे मैं बताया था मैं कचौड़ी खाती ही नहीं। अच्छा
अरे मैं समोसा कचौरी नहीं खाती। क्या कह रहे? पढ़ाई पे ध्यान देता है। जैसे एटीएम सर्वर पे डिटेल होती है किसकी, एटीएम अकाउंट होल्डर की, वैसे ही इंटरनेट बैंकिंग सर्वर पे भी स्टोर होते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स के। तो आईबीसीएस के अंदर किसका क्या डेटा स्टोर हो रखा है? तो आईबीसीएस वो जगह है, क्या बोला, आईबीसीएस क्या करता है, स्टोर करता है नेम और पासवर्ड ऑफ एंटायर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर। क्लियर है? अब नाम आया आईबीएएस। आईबीएएस क्या होता है? आईबीसीएस विच इज स्टोर्ड इंटरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो आईबीएएस में है, इसका काम क्या करना है? ऑथेंटिकेट। ए से एप्लीकेशन, ए से ऑथेंटिकेशन, कस्टमर के डेटा को जो उसने लॉगिन किया है, जो स्टोर किस में हो रखा है? आईबीसीएस में। कैसे लॉग वेरीफाई करेगा? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में वो डिटेल जो कस्टमर ने प्रोवाइड किया है उसे कंपेयर करेगा उस डेटा के साथ जो ऑलरेडी कहां पे स्टोर हो रखा है? सर्वर में स्टोर हो रखा है, ताकि वो वेरीफाई कर सके यूजर जेन्युइन है या नहीं है। क्लियर है? तो जब तुम लोगों को इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखते हैं तो वो आईबीएएस की वजह से दिखते हैं, जो ये बताता है कि आपने जो डेटा स्टोर किया है, जो डेटा प्रोवाइड किया है, वो मैच नहीं कर रहा है। इनका कहना था जो नेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है ना, जो वेब पेजेस हैं आपके, वो सब कुछ, या जो एप्लीकेशंस है नेट बैंकिंग की, तो वो जो है जो आपकी आईबीएएस के अंदर है, जिस सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेट करते हैं, बेसिकली समझ नेट बैंकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है। नेट तो ये दोनों बैंकिंग का ही काम करवा रहे हैं। हाँ, जो ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है, ऑथेंटिकेशन आईबीएएस सर्वर है, सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। थोड़ा टिपिकल है चीजें, है ना? क्या कर सकते हैं, पास होने के तो पढ़ना पड़ेगा। क्या? याद कर लिया ना? बस। इंडिया के अंदर ना एजुकेशन इज डिग्री बेस्ड। एक्चुअली डिग्री की पता है वैल्यू लिटरली बहुत ज्यादा है। हमारे मतलब एक फ्रेंड है जिसको सीए इंटर क्लियर करने में ही टुक, सेकेंड ग्रुप निकालने में ही टुक 14 अटेम्प्ट्स। तो हिम्मत दिलवा के रखी हुई थी, उसे पैनिक अटैक्स आ जाते थे एग्जाम के टाइम में। मतलब वो अब वही ऑडिट, ऑडिट की वही बुक, पुराने सिलेबस में सिर्फ 3 ही एग्जाम होते थे, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट और आईटीएसएम। आईटीएसएम, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, तीनों सब्जेक्ट जैसे जिसमें कुछ खास चेंजेस आते नहीं है। हर बार वही बुक उठा के पढ़ने में बहुत हिम्मत चाहिए होती थी। एंड यू वोंट बिलीव, वो बीडीओ के अंदर उसने अपनी आर्टिकलशिप करी थी, टॉप 20 फर्म्स में आती हैं। उसको ना अपने जो मैनेजर है ना, उसका जो सीए होता था, उससे ज्यादा काम आता था। उसको वो कई बार समझाता था कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे होगा, बट जस्ट उसके पास डिग्री नहीं थी, वो गालियां सुनता था उस मैनेजर के। और वो इतना फ्रस्ट्रेट होता था ना, मतलब हम सबके सीए बनने के 5 साल बाद वो सीए बना था। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे को सीए बने में 2-3 साल हो गए थे ना, तब जाके उसका अटेम्प्ट निकला था ये वाला। और फिर लास्ट में तो ये हालत थी कि मैंने लिटरली उसे अपने क्लास में ऐसे बिठाकर मैं बोलू तो सिर्फ सुन और कुछ मत कर, क्योंकि सीए एक ऐसा सर्कल है, सच्ची बताऊं, बोलते ना पॉवर्टी इज अ विशियस सर्कल, अगर सब फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाते, वैसे सीए इज ऑल्सो अ सर्कल। जब बच्चा मई नवंबर के बीच में फंस जाता है ना कभी कभी, तो उस मई नवंबर से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए बाय हुक और बाय क्रुक, डू एंड डाई सिचुएशन है, अटक मत जाना।
किसी भी हालत में निकलना है तो निकलना, वरना कहीं के नहीं बचोगे। बीकॉम ओपन से कर रहे हो, सीए के बचोगे नहीं तो कहाँ जाओगे। तो सीए जब ऑप्ट करते हैं ना, इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि सीए के अलावा अब जिंदगी में ऑप्शन कम बच गए हैं। वरना 3 साल का बीकॉम करने के बाद 2 साल की एमबीए करने का टाइम मिलेगा। समझ में आई बात? 5 साल में तो सीए ही निकाल दोगे। तो ये मैंने बहुत देखा है, इसलिए लॉजिक जितना समझ में आ रहा है उतना समझ के याद कर लो। कभी मत सोचने बैठना क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीए बनना है, बात खत्म। क्योंकि एक बारी जब ऐसे हम देखते हैं ना कि हमारे साथ के बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते, यू वोंट बिलीव, उसने सिर्फ 2 या 3 लोगों के अलावा किसी से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको इतना इंफीरियर फील होता था कि जब हम सीए फाइनल में पहुंच गए थे, ही वाज स्टिल इन इंटर, तो कभी वो अगर आ भी जाता था ना मिलने, तो सोचता था यार तुम सब बैठ के फाइनल की बातें करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जताने की कोशिश कर रहे हो, सुनाने की कोशिश कर रहे हो। हम नॉर्मल भी बात करेंगे तब भी, तो इट वॉज दैट कि हम उसके सामने कोई बात नहीं कर सकते। और तुम मानो उसे किस्मत, सीए फाइनल का एक पहले फर्स्ट टाइम एक ग्रुप दिया वो निकल गया, और दूसरी बार सेकंड ग्रुप दिया वो निकल गया। वो इंटर में 14 अटेम्प्ट लगा गया और फाइनल में एक एक करके उसे दोनों ग्रुप एक साथ निकाल दिए। बच्चा नालायक नहीं था, किस्मत। पर हिम्मत चाहिए उस काम के लिए। इसलिए कभी भी कुछ भी करके कोई भी चीज इस वक्त ना सीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स की स्टेक है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इस वक्त, बहुत उम्मीदों के साथ भेजा है उन्होंने तुम्हें। इसलिए कोई भी चीज सीए से बढ़कर इस वक्त नहीं है। जो बच्चे यहाँ पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इवन जो घर से भी आ रहे हैं ना, लिटरली हार्ड वर्क पे ध्यान रखना। मुझे पता है हमारी सुबह 6 AM पे मॉर्निंग में आईटीओ पे क्लास होती थी दिल्ली के अंदर, जिसके लिए हम 5 बजे सुबह सुबह घर से निकलते थे। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ के हमें 2 टिफिन पैक करके देती थी। तो हम सब हमारे एफर्ट्स की वजह से नहीं बने हैं। एक पूरे घर में हमारे लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता था कि टीवी नहीं चलेगा तो नहीं ही चलेगा, चाहे कोई कितना ही रोड़ा घाल दे घर में इस वक्त। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि तुम अपने लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए उस करने के लिए पीछे कितने लोगों के एफर्ट्स हैं ना, नेवर फॉरगेट दैट थिंग। इसलिए कभी कहीं पहुंचो तो इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए किस इंसान ने क्या क्या तुम्हारे लिए किया था। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाय हुक और बाय क्रुक नवंबर 2022 में बोथ ग्रुप निकालने हैं तो निकालने हैं, चाहे अंडरग्राउंड होना पड़ जाए। इसलिए फोन वोन सब त्याग दो चाहे, पर करना है तो करना है। जब ये जुनून अंदर से आ जाएगा ना, तब अपने आप होगा। जब अपने आप को हम ढीला छोड़ देते हैं ना 1% में, तब नहीं होगा। बस अपने दिमाग में रखना कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं तो करके दिखाऊंगी, अपने आप होगा। और करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है ना, इफ यू गाइज वोंट बी हैविंग अ डिग्री ना, और खर्चा इतना ज्यादा है ना कि किसी भी घर का बेसिक खर्चा, तो मैं लग्जरी लाइफ की बात मत करना, बेसिक खर्चे से 40,000 रुपए क्रॉस कर जाते हैं। बेसिक, जिसमें मैं ये नहीं कह कि तुम रोज पनीर की सब्जी बना रहे हो, यू आर मेकिंग इट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, तब जाके 35-40 के बीच में एक नॉर्मल घर का खर्चा निकलता है। तो अगर तुम सोच लो ना कि मैं 15-20 हजार के 25-30 हजार की सैलरी से गुजारा कर लूंगा, तो होगा ही नहीं। हैंड टू माउथ सिचुएशन से बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे। इसलिए एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत जरूरी है। और एक जने के कमाने से तो काम चलता ही नहीं है आज के टाइम पे। कोई एक जने की कमाई से घर चलेगा तो एक से सेविंग्स होंगे। कोई करेगा भी नहीं बेटा। आज के टाइम में मैंने देखा लड़कों को भी वही लड़कियां चाहिए जो
जॉब कर रही हूँ, घर में बैठ के घर के पॉलिटिक्स से दिमाग ना खराब करो, घर आके हमारा दिमाग ना खराब करे। सबको शांति चाहिए जिंदगी में, तो इस उम्मीद से तुम भी मत बैठे रहना। तो ये अकेली बहुत भी तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास कोई डिग्री होगी। मेरे हस्बैंड तो मुझे आज भी कहते हैं कि बिना गवर्नमेंट जॉब के तेरे पापा भी मेरे को नहीं देते। मैं कहा बात तो सही थी। अरेंज मैरिज करी क्यों है फिर? कुछ तो देख के करूंगी फिर मैं। चलो, वेब सर्वर क्या होता है बात को सुनते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? हम लोग वेब पेज की जब डिमांड करते हैं, कभी तुम लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो इन सब चीजों को, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा www.facebook.com, ठीक है, हम फेसबुक की दुनिया वाले लोग यही एग्जांपल लेंगे। जब मैंने ये बात लिखी तो अपने आप ना उसके आगे HTTP वगैरह वगैरह लग जाते हैं। कभी ध्यान दिया इस चीज पे? कभी भी कोई भी होम पेज ओपन कराओ, ICAI लिखते हो तो ऑटोमेटिकली लग जाता है आगे। उसके बाद क्या होता है, साइड में एक सर्कल घूमता है। अगर नेट स्लो हो तो वो सर्कल दिखता है, नेट स्लो ना हो तो तुरंत आ जाता है आपका वेब पेज। ये सर्कल घूमता है तो क्या होता है, तुमने तो रिक्वेस्ट यहां डाली किस चीज की, फेसबुक या ICAI की, उसने वो रिक्वेस्ट किसको भेजी, वेब सर्वर को। वेब सर्वर के ऊपर वेब पेज स्टोर हो रखा है। अब खुद सोचो, ICAI या फेसबुक या इंस्टाग्राम के वेब पेज के लिए भी सर्वर अलग से है ना? इन सब के लिए भी सर्वर अलग से है। बात क्लियर हुई? क्यों है? क्योंकि शायद एक टाइम पे बहुत सारे लोग इन वेब पेजेस को डिमांड कर रहे हैं, तो ब्रेकडाउन ना आए इसलिए जरूरी है कि इनके लिए अलग से क्या बनाए हम लोग, सर्वर। सर्वर कुछ खास काम नहीं करवा रहा, वो तुम्हें सिर्फ प्रोवाइड करवा रहा है क्या चीज, वेब पेज, जो तुमने क्या करी है, डिमांड। तो वेब सर्वर स्टोर करता है किस चीज को, वेब पेज को। और वेब पेज कब प्रोवाइड करेगा, जब यूजर ने वेब पेज मांगा है। Web server is used to host all web services and internet related software. जब ऑनलाइन रिक्वेस्ट करते हैं तो वेबसाइट होस्टेड एंड सर्व्ड थ्रू द वेब सर्वर। वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है सर्व करने के लिए वेब पेज टू द यूजर, रिस्पॉन्स करने के लिए उनकी रिक्वेस्ट। इसलिए जब तुम खाली ICAI लिखते हो ना तो HTTP अपने आप आ जाता है, क्योंकि एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो वेब पेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हाँ, नहीं आता? लिखा हुआ आता है। जब वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करोगे तो आएगा, जैसे ICAI.com लिखियो। अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज प्रॉक्सी? पहले तो मुझे प्रॉक्सी का मतलब बताओ। कॉलेज तो गए नहीं हो, कॉलेज में प्रॉक्सी अटेंडेंस लगती होती है। जहां पे क्या होता है, AGM वगैरह में अगर मैं नहीं जा रही तो मेरी जगह में किसी और को भेज सकती हूँ जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, जो मुझे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी बोलते हैं, है ना? हाँ, 5-10 मिनट और निकालना है उसको अभी। तुम दोनों साथ में बैठा करो और एक दूसरे को जगाते रहा करो। जागा हुआ है ना? उसको झपकी आई थी। अब सुनो होता क्या है, तुम लोगों ने मूवीज देखी है क्या, जहां पे क्या होता है कि एक पर्सन कॉल कर रहा होता है और सामने कोई ट्रैक करने की कोशिश करता है कॉल कहां से आ रहा है, पर वो लोकेशन बार बार अलग अलग दिखाता है। एग्जाम्पल्स दो मूवी के। वेब सीरीज है, उसमें क्या होता है, बेसिकली एक पर्सन एक जगह से, हाँ
प्लेयर्स करके भी एक मूवी है, अगर किसी ने देखी हो तो। एक अ वेडनेसडे करके भी मूवी है, उसमें सर्वर नहीं खाता। अब सुनो होता क्या है, अब वो लोग पता है क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो जो ट्रेस करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या का है, चीज हो कहां से रही है, सोर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूजर हूं, मैं ना किसी डेटा को रिक्वेस्ट कर रही हूं, किससे, सर्वर से। अब जब सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट किया तो सर्वर के पास से मेरे कंप्यूटर का क्या जाएगा, आईपी एड्रेस। पता है क्या होता है, हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जो कुछ डिजिट डॉट कुछ डिजिट डॉट ऐसे करके होता है, ठीक है। अब सुनो होता क्या है, अब मैं नहीं चाहती सर्वर के पास से मेरा आईपी एड्रेस पहुंचे, मतलब मैं नहीं चाहती सर्वर को पता चले कि सोर्स क्या है जहां से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। तो मैं बीच में क्रिएट करूंगी प्रॉक्सी सर्वर। क्या क्रिएट करूंगी बीच में मैं, प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करूंगी। अब होगा क्या प्रॉक्सी सर्वर से, मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी इसको, इसके पास किसका आईपी एड्रेस गया, मेरा, ठीक है। इसने रिक्वेस्ट किसको भेजी, सर्वर अपने आप में कंप्यूटर ही तो है, इसके पास किसका आईपी एड्रेस गया, प्रॉक्सी का। फिर ये डेटा किसको भेजेगा, और प्रॉक्सी किसको भेजेगा। इससे इसे पता नहीं चला कि डेटा मैंने मांगा, क्योंकि मैंने बीच में एक इंटरमीडिएट प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट कर दिया था। ये प्रॉक्सी सर्वर मैंने स्पेसिफिक काम के लिए क्रिएट किया, काम खत्म, सर्वर खत्म। क्लियर है। अब कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि वो कॉल आई कहां से थी। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो प्रॉक्सी सर्वर एक मैं प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रही हूं, जिसके थ्रू मैं क्या जनरेट कर रही हूं, कॉल को जनरेट कर रही हूं, रिक्वेस्ट को जनरेट कर रही हूं, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैम सर्वर से कॉल कैसे होता है, रिक्वेस्ट हो रही है बेसिकली। मैंने एग्जाम्पल वहां रिलेट करने की कोशिश की कि वो लोग भी वहां पे प्रॉक्सी यूज करते हैं, जिसके थ्रू प्रॉक्सी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को यूज करते हैं, जिसके थ्रू पता नहीं चलता कि इंफॉर्मेशन आई कहां से है। हाँ जी, तो तुम्हारे नहीं करती क्या, मैंने कल पूछा था कोई डाउट है, कोई डाउट आया ही नहीं, कोई मैसेज। वो बातचीत करते करते कर दिया होगा, ऐसे वेट का ऐसे कर दिया कर, ठीक है ना। और ना बताओ तो ऐसे पूछ लेना, बता देगी क्या क्या हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर है जो ऑफर करता है कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस, जो अलाउ करता है क्लाइंट को टू मेक इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन टू अदर कंप्यूटर सर्विसेज। एक इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन तो बनाया उसने। तो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जहां पे अलाउ कर रहे हैं क्लाइंट को कि आप इनडायरेक्ट सर्वर कनेक्शन बना सकते हो। क्लाइंट पहले कनेक्ट करेगा खुद को किसके साथ में, प्रॉक्सी को, और फिर रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन या फाइल या अदर सोर्स को जो अवेलेबल है किस पर, डिफरेंट सर्वर पे। तो पहले क्लाइंट ने किससे कनेक्ट किया, प्रॉक्सी से, फिर किससे कनेक्ट किया, जो अदर सर्वर पर है। अब प्रॉक्सी प्रोवाइड करेगा रिसोर्स ईदर बाय कनेक्टिंग टू अ स्पेसिफाइड सर्वर और सर्विंग देम द इंफॉर्मेशन। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, हम लोग इनडायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने डेटा को कैसे सेंड किया, मैंने इससे डेटा यहाँ सेंड किया और इससे डेटा यहाँ सेंड किया। अगला पॉइंट कौन सा है इसमें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। एंटीवायरस क्या काम करते हैं, जो स्कैन करते हैं कि किसी भी तरीके का वायरस सिस्टम के अंदर एंटर ना हो। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर का काम भी यही है। ये एक सर्वर है जिसने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। मतलब मैंने एंटीवायरस के लिए भी अलग से सर्वर बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉफ्टवेयर रिजाइड करेगा, एंटीवायरस का। ये फिर से वही काम, ये यूज्ड, डिप्लॉय का मतलब क्या था, ये यूज किया जा रहा है एंश्योर करने के लिए कि जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उन्हें पहले स्कैन किया जाएगा कि कहीं कोई वायरस है तो
नहीं। खुद सोचो, आप जब पेन ड्राइव अटैच करते हो तो एंटीवायरस का काम क्या होता है, पहले स्कैनिंग करता है ना, क्योंकि वायरस तो नहीं। वैसे ही एंटीवायरस सर्वर जो है एक सॉफ्टवेयर रखता है जो इस काम को इंश्योर करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार का वायरस तो नहीं है। क्लियर? अब देख लेते हैं आगे और क्या दे रखे हैं। ये हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स लिख के दे रखे थे। इस वाले टॉपिक को चैप्टर के लास्ट में यहां से देखेंगे। अभी हम कौन सा टॉपिक देखते हैं वो देख लेते हैं। चलिए कल की क्लास में पढ़ते हैं आगे का। ठीक है, ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? प्रॉक्सी डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। लीगल होना या ना होना डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है।